ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हो रहा है उसमें दे रखा है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एक्ट है वो एक्ट कब से का स्टार्ट हुआ था। मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसमें सभी धारा बताई थी, उसमें कितनी धारा होंगी। इसमें बताया था मैंने कि 69 धारा होंगी और 12 अध्याय होंगे और 4 अनुसूचियाँ होंगी। और ये भी बताया था कि 20 अप्रैल को ये लागू हुआ था और 23 अप्रैल 1973 को ये राज्यपाल की अनुमति मिली थी। अब इसमें पढ़ते हैं आगे कि इस मतलब पहली अध्याय की धारा पहली। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक्ट का नाम, विस्तार और लागू। तो इसमें एक्ट का नाम जैसे पता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय है, और एक्ट लागू कहाँ रहेगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू रहेगा। और ये कब से लागू माना जाएगा, 23 अप्रैल 1973 से लागू माना जाएगा, जब ये राज्यपाल ये गजट में प्रकाशित किया गया था तब से। तो ये हुई इसकी धारा पहले की बात। अब धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 में कह रहा है कि ऐसी स्थितियाँ जिनका निरसन या बना रहना, मतलब या तो जो निम्नलिखित में ऐसी धारा जो समाप्त होने वाली हैं या फिर शेष बनी रहेंगी, मतलब जो है उनका बना रहना। तो इसमें मेरे दो में कुछ ज़्यादा वो लगा नहीं, इसमें कोई चीज़ पढ़ने की हो। फिर भी इसमें मुझे ये लगा कि इसमें जैसे कि उक्त विश्वविद्यालय का अध्यादेश नियम परियम बने रहेंगे जब तक वे अधिनियम से असंगत ना हो। ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सब धारा ही पूछी जाएगी जब भी पूछी जाएगी, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं। अब धारा 3 में, धारा 3 में तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे 3(1). 3(1) इम्पोर्टेंट क्यों लगा, इसमें दे रखा है कि 64 वर्ष पूर्व आयु प्राप्त कर ली हो किसने, कुलपति ने। मतलब 64 वर्ष तक कुलपति अपने पद पर बना रहेगा, सीधी बात एक तो जी है। यहाँ तक मेरे समझ में आ रहा, मुझे यही लगा। इसमें कह रहा है कि कुलपति संबंधित निरसन अधिनियम के अधीन विदित की गई आयु तक पद पर बना रहेगा, परंतु ऐसा कुलपति जिसने नियम तारीख को या उसके पूर्व 64 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ऐसी कालावधि तक, जैसा कि कुलाधिपति आदेश। कुलाधिपति कौन हुआ, राज्यपाल हुआ। तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी का जो कहते हैं कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है स्टेट का। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कुलाधिपति होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनेगा। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें धारा 3(2) में क्या है। मुझे इसमें 3(2) में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसलिए धारा आगे बढ़ती है, इसमें देखते हैं और क्या है। हाँ, इसमें एक ये भी कहा गया है कि धारा 3(2) में है कि ऐसी कोई अधिनियम जिसको पुनर्गठन न किया गया इसके अंतर्गत, तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये धारा 3(2) में कहा गया है, ठीक है। और मतलब इसमें 3(3) में कह रहा है कि आजीवन सदस्य के ऊपर खंड व कालावधि के अवसान हो जाने के रूप में नहीं रहेंगे। मतलब जैसे मान चलो कि कोई समिति बनाई गई या कोई नियम बनाया गया, तो उस नियम में किसी को नियुक्त कर दिया तो वो सोच रहा कि मैं आजीवन इसमें सदस्य रहूँगा, नहीं, वो सब 1 साल तक माना जाएगा। इसका सीधी बात यह है। अब विश्वविद्यालय क्या है, विश्वविद्यालय अधिनियम क्या है, तो विश्वविद्यालय अधिनियम की अब अध्याय 4 में बात करते हैं। अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4(1). अब इसमें ये इम्पोर्टेंट रखेगा, अध्ययन बोर्ड है। इसमें 2 में SC का वर्णन किया गया जो अनुच्छेद 342 के तहत आती है, ठीक है। अध्याय 3 में अनुसूचित जनजाति 342 में और अनुसूचित जाति 341 में है। और ये किसमें इसकी परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है, धारा 4 अध्याय 1 के 3 में। अब धारा 4 में कर्मचारी है, धारा 4 की 4 में कर्मचारी है, 5 में कार्य परिषद है, 6 में कुलपति है, 7 में कुलाधिपति है और 8 में छात्र निवास है। ये धारा 4 के अंदर चल रही है कि परिभाषा, मतलब किसकी क्या परिभाषा होगी इसके बारे में दे रखा है। जैसे कि कुलपति की परिभाषा है, तो कुलपति की परिभाषा में क्या कह रहा है कि इसका अर्थ है कुलपति का, विश्वविद्यालय का कुलपति, ये उसकी परिभाषा होगी। तो इसी कह रहा है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना। 8 तक हो गया। अब 9 में क्या है, 9 में परिनियम है, परिनियमन जो अध्यादेश विनियम है। 10 में प्रचार है, प्रचार का अर्थ दे रखा है। इसके अलावा बात करते हैं अब 11 में, 11 मतलब 4(11) में, तो 4(11) प्राध्ययन केंद्र। 12 में महाविद्यालय, ये महाविद्यालय इम्पोर्टेंट है। अब महाविद्यालय का विभाग अध्यक्ष, पंजीकृत रजिस्टर 14 में, अकादमिक या विद्या परिषद 15 में इम्पोर्टेंट है, विभाग 16 में, प्राध्ययन विभाग 17 में,
और 17 के भी खंड कर दिए हैं। तो मुझे ये खंड इम्पोर्टेंट नहीं लगे, लेकिन फिर भी अब 18 का इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि इसमें यूजीसी का वर्णन किया गया है। मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 क्रमांक नंबर 3 के तहत स्थापित की जाएगी। तो 18 इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष 19 में विश्वविद्यालय के अध्यापक, मतलब अध्यापक जिसमें उपाचार्य प्राध्यापक जो भी रहेंगे। 21 में विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के सशक्त व्यक्ति अभिप्रेत विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी। अब बात करते हैं इसमें 24 में क्या है, स्वशासी महाविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। शाखाएँ 23 में, 24 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 25 सभा इम्पोर्टेंट है। और 26 में समन्वय समिति दे रखी। समन्वय समिति किस में आएगी, धारा 34 में आएगी। अब अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें दे रखा है कि अध्याय 2 में कौन कौन सी धारा होंगी, कहाँ से कहाँ तक होगी। अध्याय 2 में 5 से लेकर के 10 तक धाराएँ होंगी। इस धारा ये वैसे एक्ट बहुत लंबा है, लेकिन अब हम जल्दी पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी आपको लगे तो आप देख लेना। मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगता है। मैं बस धारा की याद करने की बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादा अंदर गहराई से पूछे शायद पूछे। तो विश्वविद्यालय का निम्न और स्थापना। तो विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में दे रखा है कि कह रहा है कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय का गठन पदाधिकारियों से होगा, जिसमें कौन कौन होगा, कुलाधिपति, गवर्नर हुआ, कुलपति हुआ, सभा, विश्वविद्यालय कार्य परिषद हुआ, विद्या परिषद के सदस्य से गठित निकाय होगा। ठीक है ना। और इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे और क्या दे रखा है इसमें, द्वितीय मुझे इसमें कोई इम्पोर्टेंट लग रहा है और तो नहीं। अगर अब बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 में दे रखा है कि विश्वविद्यालय की शक्तियाँ क्या होंगी। तो विश्वविद्यालय में क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, तो देखते हैं विश्वविद्यालय में शक्तियाँ। विश्वविद्यालय में सीधी बात करें, एक तो वो अपने एग्जाम कराएगा। एग्जाम पत्राचार के माध्यम से करा सकता है, रेगुलर भी कर सकता है, अलग तरीके से अलग तरीके करा सकता है। और भी पुस्तकालय वगैरह और प्रयोगशाला बनवा भी सकता है। इसके अलावा और क्या क्या रह सकता है। और गणवेशना कार्ड क्या रहेगा, ज्ञानवर्धन और प्रचार के लिए गणवेशना विश्वविद्यालय ये विद्या परिषद के द्वारा कराए जाएंगे। और महाविद्यालय अध्यापन केंद्रों छात्र निवास को स्थापित करना। मुझे इससे इम्पोर्टेंट कोई ज़्यादा लगता नहीं, फिर भी नीचे देखते हैं। और उपाधियाँ यहाँ पर कोई नहीं है, इधर चलते हैं। हाँ, ये धारा 5 का एक वहाँ पे ये मिला नहीं। हाँ था, धारा 5(1) में था। इसमें दे रखा है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में कहा गया है कि विश्वविद्यालय कुलपति, सभा, कार्य परिषद, अकादमी परिषद निमित्त निकाय होगा। तो धारा 5 में कहा गया है। ये धारा 6 का ही चल रहा है अभी तक। धारा 6 का कितना लंबा है, इसमें क्या क्या मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं लगता, तो वहीं पर देखूँगा। वैसे फिर भी ये इसको आप एक बार देख लेना। धारा 6 का 24, धारा 6 का 26, जिसमें उसमें सूचना ब्यूरो, नियोजन ब्यूरो, मुद्रण, प्रकाशन, क्योंकि ये उसके इम्पोर्टेंट भाग हैं। पत्राचार भी, शारीरिक परीक्षण भी, ये उसके इम्पोर्टेंट भाग हैं, तो इसलिए ये दोनों देख लेना। अब बात करते हैं 6 प्रादेशिक अधिकारिता, मतलब बीजाधिकार। प्रादेशिक अधिकारिता मतलब इसमें कहा गया है कि किस यूनिवर्सिटी के अधीन कितने कॉलेज आएंगे, कहाँ तक आएंगे, उसे कहते हैं प्रादेशिक अधिकारिता। जैसे कि आपकी इंदौर की या भोपाल की यूनिवर्सिटी है, तो जैसे कि इंदौर की देवी अहिल्या हुई, तो देवी अहिल्या के अंदर बता दिया गया आपके यहाँ तक उसमें कॉलेज आएंगे। ऐसे ही जबलपुर की यूनिवर्सिटी हुई, छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी हुई, भोपाल की हुई और ग्वालियर की हुई। इस प्रकार की काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं। सब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ तक आएंगे। ये अनुसूची में दे रखा है। कौन सी अनुसूची में दे रखा है, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है कौन से कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आएंगे और कौन कौन से ज़िले आएंगे, तो उसकी अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया। तो इसमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि कृषि विश्वविद्यालय विशेष क्या, इस धारा में कोई बात उन विद्यालय अनुशिक्षण के मामले में लागू नहीं होगी जैसे अन्य रूपण कृषि संबंध विद्या शिक्षण दे रही, जना के जवाहरलाल नेहरू एक्ट 1963 क्रमांक 12 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विशेष अधिकार मिले हैं। ठीक है भैया, ये विशेष अधिकार मिलेंगे कम।
कौन सी धारा? 7वीं धारा 7वीं उसको विशेषाधिकार दे दिए गए। और इसके अलावा संगीत महाविद्यालय कौन सा भैया? इंदिरा गांधी कला एक्ट विश्वविद्यालय 1956 क्रमांक 19 के तहत, ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं। अब विश्वविद्यालय संबंधित बातों पर विभेद प्रतिषेध, मतलब उसमें बोला गया कि विश्वविद्यालय में किसी तरह का आपको जाति, लिंग, वंश, मूल स्थान के आधार पर कोई और राजनीतिक आधार पर भेद नहीं होगा। जैसे कि मेल है और फीमेल को आप पढ़ने नहीं दे रहे तो इस प्रकार का कोई नहीं। हाँ, मेल फीमेल दोनों पढ़ाए जाएंगे, पुरुष महिला को दोनों का अधिकार है। जाति के आधार पर किसी को भी वरीयता नहीं दी जाएगी। जन्म के आधार पर मान लो किसी का जन्म मध्य प्रदेश में हो, किसी का यूपी में होगा तो वह आके यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। धर्म कोई भी धर्म का हो, ये हिंदू सिख मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी धर्म से पढ़ो, आप विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे। विश्वविद्यालय के अध्यापन का मतलब क्या होगा देखते हैं। इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन में क्या क्या दे रखा है, इसमें आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापन में और विश्वविद्यालय की प्रादेशिकता में एक चीज़ और जुड़ गई थी, अच्छा वो तो पीछे निकल गया, पत्राचार के माध्यम से था, ठीक है। अब विश्वविद्यालय का अध्यापन, इसमें अध्यापन उसमें कहा रखा है कि उसके पाठ्यक्रम से संबंधित, मतलब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से समस्त मान्यता प्राप्त अध्ययनकार पाठ्यक्रम पाठ चर्चा अधिनियम परिनियम अध्ययन के नियमों के विहित की जाएगी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये धारा 9 का हुआ। अब धारा 10 में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का निरीक्षण। तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण जैसे कि बहुत से कॉलेज को अनुमति वगैरह देते हैं तो शायद उसके बारे में दे रखा है ये। तो कुलपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण करने और जांच करने का आदेश करेगा। जो कुलपति कार्य कर रखे तो उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कौन आदेश करता है। कुलाधिपति, कुलपति नहीं कुलाधिपति है, मैं गलत बोल गया, इसमें है कुलाधिपति किसी भी कॉलेज के लिए किसी भी महाविद्यालय के लिए निरीक्षण के आदेश दे सकता है। और निरीक्षण के बाद क्या होगा, जो जहाँ से संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से यथास्थिति कार्य परिषद उक्त कार्य प्रबंधक को सूचित करेगा, ठीक है भैया, कार्य परिषद को सूचित करेगा मतलब जांच के बाद में। और इसमें देखें क्या इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। अब विश्वविद्यालय के अधिकारी गण आ गए, तो ये धारा अध्याय 3 हुई, धारा हुई कितनी 11। विश्वविद्यालय के अधिकारीगण में कौन कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है अध्याय 11 में कौन कौन से व्यक्ति शामिल किए गए हैं। तो इसमें कुलाधिपति, और धारा 1 में, धारा 11 की 1 में कुलाधिपति, धारा 11 की 2 में कुलपति आ और बी में कुलाधि सचिव, 11 की धारा 3 में शाखाओं के अध्यक्ष, धारा 4 में कुल सचिव, 5 में विद्यार्थी कल्याण का शाखा अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सेवा के अन्य अधिकारी। ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधि सचिव, शाखाओं के अध्यक्ष, कुल सचिव, विद्यार्थी कल्याण के शाखा अध्यक्ष। अब कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ, तो कहा है कि जो कुलाधिपति मतलब राज्यपाल होगा यूनिवर्सिटी का, जो कुलाधिपति होगा उसकी बारे में शक्तियाँ दे रखी हैं। तो उसमें दे रखा है कि वो क्या क्या शक्तियाँ दे रखी हैं धारा 12 में। तो धारा 2 के तहत देखो, कुलपति कह रहा है कि विश्वविद्यालय का प्रधान सभा अध्यक्ष होगा, ठीक है। वह जब उपस्थित होगा तो सभा की बैठक उपस्थित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। जो भी दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी में होती हैं, जैसे डिग्री बांटनी है तो उस समय कुलाधिपति करेगा। अब कुलाधिपति धारा 3 में कह रहा है कि कार्य संबंधी कोई भी जानकारी मांग सकेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई भी काम हो रहा है उसकी जानकारी मांग लेगा। और विश्वविद्यालय किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को जिसमें कोई मामले में पूर्व विचार किया गया उसे पुनर्विचार के लिए निर्देश कर सकेगा, ठीक है भैया। अब धारा 12(4) में दे रखा है कुलाधिपति के लिखित आदेश। तो ये इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, फिर भी धारा 4 में लिखित आदेश देख लेना क्या क्या नियम रहेंगे इसमें, मुझे तो आगे बढ़ने की इच्छा है इसमें ज़्यादा कोई। हाँ, अब देखिए क्या रखा है। अब कह रहा है कि कुलपति की नियुक्ति की उस संबंध में क्या कह रहा है। अब कुलपति की नियुक्ति आ रही है तो नीचे आ रही है कुलपति की नियुक्ति। तो कुलपति की नियुक्ति कैसे होगी, तो इसमें दे रखा है धारा 13 की 2 और 6 में एक उपधारा दी गई है, उसमें एक समिति गठित की गई। तो समिति गठित में जो की जाएगी उसमें कौन कौन होगा, ठीक है। कुलपति की नियुक्ति संबंधी समिति गठित की जाएगी, कौन करेगा देखते हैं। तो कुलाधिपति द्वारा एक समिति नियुक्ति करेगी, उस समिति में कौन कौन होगा। कुलाधिपति द्वारा नामजद सदस्य होगा, एक कार्य परिषद द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होगा, एक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके द्वारा नामजद सदस्य होगा, जिस समिति में होंगे। इस समिति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें दे रखा है नोट, धारा 2 के भाग 2 के तहत राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति के विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।
तो ये ध्यान रखना, अनुसूची 2 में दे रखा है कि कुलपति के परामर्श से विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब जो तो उसी के बारे में दे रखा है पूरा धारा 4, 5, 6। अब धारा कुलपति की उपलब्धियां, सेवा शर्तें और कुलपति पदावधि। तो कुलपति की पदावधि वैसे तो 64 वर्ष होती है कंप्लीट, और फिर भी 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा एक बार, फिर दूसरी बार फिर 4 वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन 2 बार से अधिक नहीं किया जा सकता। पहली बात, कुलपति की जो नियुक्ति होगी वो 64 वर्ष तक रहेगी, मतलब 64 वर्ष पूर्ण करने तक, पहली बात। दूसरी बात, 4 वर्ष एक बार, 4 वर्ष 2 बार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुलपति एक यूनिवर्सिटी में 2 बार पद धारण कर सकता है, इससे अधिक नहीं करेगा। ठीक है, ये दे रखी है कि अपनी पदा अवधि पूर्ण हो जाने नहीं, यानी कुलपति 4 वर्ष तक की पदा अवधि धारण करेगा और 2 वर्ष से अधिक की नियुक्ति पात्र नहीं होगा। ठीक है, शायद लगता है सब 2 बार ही कुलपति बनेगा, जहाँ भी बनेगा उसमें ये कहने का मतलब यही है। और इसके अलावा क्या क्या दे रखा है, कुलपति को हटाया जाना। तो कुलपति को हटाने की कोई देखें क्या कर रही है ना, इसमें कर्तव्य का पालन न करना, विश्वविद्यालय के जो हित हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, इसके अलावा मतलब विश्वविद्यालय के जो क्रियाकलाप है उसमें असमर्थ होना। तो फिर इन चीज़ों में मतलब 3 चीज़ें, तो फिर क्या करेगा, कुलाधिपति के लिखित आदेश के द्वारा जिन कारणों का विवरण है उनकी उपेक्षा करेगा, तो तारीख निर्देश से त्यागपत्र दे देगा, मतलब सीधी है उसको त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, अब क्या है, धारा 3 के उपधारा के अधीन में जब तक पारित न किया जाए तब तक कोई ऐसा कारण कुलपति को सूचित ना कर दी जाए। अच्छा, वो कह रहा है कि कुलपति को सूचित भी किया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कुलपति को क्या सूचित किया जाएगा। मुझे लगता है गलत जगह पहुँच गया। मतलब इसमें क्या है कि कुलपति को जब तक उससे नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसको सूचित ना कर दिया जाए, उसका जो भी अधिनियम है पारित नहीं किया जाएगा, तो कुलपति को सूचित न कर दिया। इसमें समय दे रखा है क्या, इसमें समय नहीं दे रखा, वो कह रहा है उसको सूचित किया जाए कुलपति को, तब उसको पारित किया जाएगा जो भी नियम है। कुलपति की नियुक्ति ऊपर इसमें दे रखा है, ये मैंने बताया था धारा 13(2) 6 जैसी स्थिति, मतलब कुलपति की नियुक्ति की स्थिति कौन करे, कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, अब धारा 6 में और इसमें क्या क्या दे रखा है, और उसमें दे रखा है कि धारा 13(6) में दे रखा नहीं, धारा 14 चली थी, 14, अच्छा 14 चल रही है। धारा 14(6) में दे रखा है कि धारा 15 नीचे आएगी, कुलपति पद की मृत्यु, त्यागपत्र, मृत्यु, छुट्टी, अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, मतलब कह रहा है कि कुलपति अगर नहीं है तो उस दिशा में उस यूनिवर्सिटी का कौन कुलपति की जगह कार्य कर सकेगा, मतलब उसे चार्ज कौन मिलेगा। तो इसमें 3 व्यक्ति कहे गए। पहला व्यक्ति कौन होगा, कुलाधि सचिव होगा। कुलाधि सचिव नहीं है तो संकाय का अध्यक्ष होगा, वो होगा। अगर संकाय का अध्यक्ष नहीं है तो वरिष्ठम प्राचार्य होगा, वरिष्ठम प्राचार्य को कुलपति का चार्ज दिया जाएगा, ये कह रहा है। परंतु ये व्यवस्था 6 मास से अधिक नहीं होगी। 6 मास के अंदर आपको क्या करना, नया कुलपति चुनना पड़ेगा। तो ये कुलपति की नियुक्ति और हटाने के विषय में दे रखा है, और हटाएंगे तब जब उसको बता भी देंगे तब भैया हाँ भाई तुझको हटा रहे हैं, तुमने ये काम किए हैं, इसलिए तुझको हटाया जाता है। हाँ, और बाकी चीज़ें रखी हैं ये, उसे अगर किसी वजह से मृत्यु वगैरह हो जाती है, त्यागपत्र या छुट्टी वगैरह या अन्य कोई कारण हो तो उसके बदले दे रखा है कि कौन कौन कुलपति के बदले काम करेगा। 3 लोग काम करेंगे। कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य। और कुलपति क्या क्या शक्तियाँ और कर्तव्य होंगी, तो वैसे तो कुलपति है तो उसका कुलपति का कार्यकाल यहाँ दे रखा है। कुलपति कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगा, और 6 मास से अधिक नहीं होगा। मतलब नए कुलपति को पदभार करना तो बीच में जो भी रहेगा वो 6 मास से अधिक का नहीं होगा। नए कुलपति पदभार करने से अपने पद तो बना रहेगा, और ये अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी। मतलब 2 कुलपति चुनने के बीच में जो अवधि है वो 6 मास से अधिक नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। और कुलपति कार्य शक्तियाँ, और कुलपति कार्य, तो कुलपति की क्या है, तो कुलपति का कह रखा है ये प्रधान प्रशासी होता है, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सदस्य, अध्यक्ष, सभा का सदस्य, विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारी समितियों के निकाय जिनका वो सदस्य अध्यक्ष होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में किसी भी प्राधिकारी समिति, निकाय
में सम्मिलित और उपस्थित होने बोलने का हकदार होगा, किंतु वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो मतलब अगर कुलपति की शक्तियाँ कार्य में दे रखा है कि अगर वो विश्वविद्यालय में कुलाधिपति नहीं तो उसके क्या क्या कार्य और कहाँ का बुक होगा, तो उसके बारे में दे रखा है। लेकिन वो मत नहीं देगा अगर कुलपति नहीं है, अगर कुलपति का जगह काम कर रहा है तो वो मत नहीं देगा, सीधी सी बात दे रखी है उन्होंने। अब इसमें और कुछ और दे रखी है कि धारा 15 में कि कुलपति को सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी समितियाँ, निकायों जिनका वह अध्यक्ष है, समिति को बुलाने की शक्ति है उसके पास में। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय कुलपति का विश्वविद्यालय की जो कुलपति है उसकी रिक्ति का जो दे रखा है, विवरण दे रखा है। मध्य प्रदेश का नहीं, प्रथम कुलपति, धारा 15 का में प्रथम कुलपति दे रखा है, कुलपति की कार्य हो सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उस यूनिवर्सिटी में प्रथम कुलपति की नियुक्ति के दे रखा अनुसूची 2 भाग 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का कर्तव्य है कि मतलब प्रथम कुलपति की नियुक्ति होती है, कोई विश्वविद्यालय और प्रथम कुलपति की नियुक्ति हुई तो क्या करेगा कि वो 2 वर्ष के भीतर सभा कार्य, विद्या परिषद, विद्या परिषद और अन्य पदाधिकारियों के गठन का विश्वविद्यालय में स्थापना 2 वर्ष के भीतर करेगा, 2 वर्ष के भीतर करना रहेगा प्रथम, जिसमें कार्य परिषद, विद्या परिषद और अन्य जो भी चीज़ रहेंगी उनका स्थापना करना है। कुलाधि सचिव की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद के द्वारा की जाती है। तो इसमें दे रखा है कि कुलाधि सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति, और अगर कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करता तो क्या कुलपति का अंतिम निर्णय माना जाएगा। कुलाधिपति की नियुक्ति कार्य परिषद के द्वारा कुलपति की सिफारिश पे की जाएगी, और कुलपति स्वीकार नहीं करता है कि भैया हमें इसे कुलाधि सचिव नियुक्ति नहीं कर रहा है, तो जो उसका कुलाधिपति होगा उसके आधार पर इसको नियुक्त किया जाएगा। कुलाधिपति सचिव विश्वविद्यालय का वेतनिक अधिकारी होगा। सेवा शर्त के बारे में कुछ दे रखा है, इसके बारे में कितने का नहीं, इसके बारे में दे नहीं रखा। एक दे रखा है धारा 15 का विश्वविद्यालय सेवा गठन। इसमें क्या है, 1 सितंबर 1990 से विश्वविद्यालय स्थायी रूप से सम्मिलित कर दिया गया है। इसका मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तो बस याद करने का कहेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलपति को निम्न आधार पर हटा सकता है। ये आधार मैं पहले ही बताया तो दोबारा से कर दिए हैं उन्होंने। अब चलते हैं विद्यार्थी कल्याण शाखा का अध्यक्ष। तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थी कल्याण का अध्यक्ष कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद के द्वारा, मतलब कुलाधि सचिव की नियुक्ति भी कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी कार्य परिषद के द्वारा, लेकिन अंतिम निर्णय कुलाधिपति का। शाखा का अध्यक्ष पूर्व वेतनिक अधिकारी होगा। कार्य शक्ति दे रखी है। सभा, कार्य परिषद और अकादमिक विद्या परिषद की बैठक है कुलपति आहूत करता है। मतलब सभा, कार्य परिषद और अकादमिक परिषद की बैठकें होंगी, वो चालू करेगा, वो कुलपति के अनुसार होंगे। 18 में क्या दे रखा है कि 18 में कह रखा है कि विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की धारा 11 में निर्देश नियुक्ति, सेवा शर्तें, उनकी शक्तियाँ, कर्तव्य और नियम अध्यादेश द्वारा विहित की जाएंगी। ये काम में दे रखा है। 18 काम में धारा 18 काम में लागू न रहे, मतलब खंड बा के 6 अंतर्गत अधिकारियों के पद को किया, मतलब धारा 11 में जो अधिकारी दे रखे हैं उन अधिकारियों के विश्वविद्यालय में सेवा सम्मिलित किए जाने पर 18 के ऐसे उपबंध हैं जो अधिकारियों के संबंध में लागू नहीं रह जाएंगे। कहने का क्या चाह रहा है आप समझिए। इसमें अन्य अधिकारी के बारे में दे रखा, सीधी सी बात है, अगर कोई धारा 11 के अधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही तो धारा 18 का कर्तव्य लागू नहीं होगा, सीधी सी बात है। आज के लिए इतना ही, बाकी अब अध्याय 4 से कल देखेंगे। अब अपने 8 अध्याय बच्चे और 8 अध्याय अब बाद में पढ़ेंगे, आज इतना ही रहेंगे।